गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना आकोतिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा, किस तरह से शील्डिंग होती है, किस तरह से डी शील्डिंग होती है, कैसे प्रोटॉन जो है डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में होता है और हमें अलग अलग जगह पर जाकर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। केमिकल शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि किस तरह से केमिकल शिफ्ट को जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं और उसी की वजह से जो हमें केमिकल शिफ्ट जो मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है। तो बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके जो केमिकल शिफ्ट है उसको प्रभावित करते हैं। तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है आपका वान डेर वाल्स डी शील्डिंग, तीसरा पॉइंट है आपका एनआइसोटॉपिक इफेक्ट है और चौथा आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले बच्चों हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। A proton is said to be de-shielded if it is attached with an electronegative atom or a group। यानी कि यदि कोई प्रोटॉन जो है वो डी-शील्डेड हो जाता है यदि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एटम के पास में जुड़ा हुआ हो। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, ग्रेटर इज द शील्डिंग कॉज ऑफ द टू द प्रोटॉन। यानी जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी डी शील्डिंग होगी। इफ़ द डी शील्डिंग इज़ मोर फॉर अ प्रोटॉन देन डेल वैल्यू विल ऑल्सो बी मोर। जितनी ज़्यादा डी शील्डिंग होगी तो हमें जो डेल की वैल्यू है बच्चों उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बच्चों नीचे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमें डाउन फील्ड में पीक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमने दे रखा है कि ए और बी, यानी कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पहले भी आपने पढ़ रखा है, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे कार्बन एटम से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है धीरे धीरे वो कम होता जाता है। यानी कि ए पे जो एफ का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा पड़ेगा और बी पे जाते जाते ये इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिया है CH3F है जो कि 5.75 पर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अब आप यहाँ पे देखिए, आप डिफरेंट देखिए कि यहाँ पर हमने जो टाउ की वैल्यू ली है, हम डेल में बात नहीं करें। यदि ये डेल की बात होती तो ये हमें आराम से बहुत हाई वैल्यू हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आपको स्केल मैंने पहले भी बताया है, ये 0 से 10, तो क्या होगा 0 से 10 है तो ये होगी आपकी डेल, और यदि यहाँ पर 10 है और यहाँ 0 है तो ये हो गया आपका टाउ। तो बच्चों टाउ की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए आपको 5.75 के अराउंड मिलती है। वहीं पे यदि Cl की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो F के कंपैरेटिवली कम होती है, तो इसके लिए हमें जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है वो 6.90 यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में आएगा बच्चों। इसी तरह से यदि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो 7.36 के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। बच्चों यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो आपका CH2Br नहीं है, यहाँ पर CH3Br है। अब बात करते हैं कि जो डी शील्डिंग हो रही है क्यों हो रही है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड शील्ड the nucleus slightly from the influence of the applied field. Thus, to bring this proton to resonance, the applied field must be increased to overcome the shielding effect. In a magnetic field, the electrons around the proton are induced to circulate and thus generate induced magnetic field which oppose the applied field. अब सिंपल सी बात है बच्चों कि केमिकल शिफ्ट क्या है, इसी जो मैंने आपको पूरा पढ़ा है वो केमिकल शिफ्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। पहले भी मैंने आपको समझाया है कि जो आपका न्यूक्लियस है, जैसे ही हम उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और चूँकि न्यूक्लियस जो है आपका उसके बाहर बहुत सारे सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से भी एक जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो मे बी पॉसिबल कि जो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज भी कर सकता है और उसको रेनफोर्स भी कर सकता है। यदि वो रेनफोर्स करता है तो हम ये बोलेंगे कि हमें जो पीक देखने को मिल रही है अपफील्ड में देखने को मिल रही है, और यदि वो उसको अपोज करता है तो वही पीक हमें डाउनफील्ड में देखने को मिलती है। अब आपकी जो यदि वो रेनफोर्स करता है तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि आपको जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा
और यदि अपोज करेगा तो वहाँ पर आपको जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ आगे देखिए, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलेट अराउंड द प्रोटॉन, यानी कि यदि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है प्रोटॉन के अराउंड बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, ग्रेटर इज़ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर हमें देखने को मिलती है अपोजिंग द एक्सटर्नल फील्ड, और वो अपोज करती है किसको, एक्सटर्नल फील्ड को। एंड ग्रेटर विल बी अप्लाइड फील्ड रिक्वायर्ड टू ओवरकम द शील्डिंग इफेक्ट, और इस वजह से क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और अ ग्रुप विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यदि कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या उसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ गया है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो उस कंडीशन में हमें डी शील्डिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा आप शील्डिंग के। ड्यू टू डी शील्डिंग स्मॉलर वैल्यू, और यहाँ पर हमें क्या होगा, डेल की वैल्यू जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। अब ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और अ ग्रुप, ग्रेटर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट ऑन अ प्रोटॉन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा पैराग्राफ में हमने इसी चीज़ को पढ़ा है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और अ ग्रुप फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोटॉन, स्मॉलर इन द डी शील्डिंग इफेक्ट ऑन इट। और क्या होगा कि जितना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की होगी तो हमें उस पर्टिकुलर जगह पर डी शील्डिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब आप बच्चों यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, यदि अपन बात करें एन की, नाइट्रोजन से जुड़े हुए ग्रुप की यदि बात करें तो वहाँ हमें डी शील्डिंग देखने को मिलेगी। कंपैरेटिवली द प्रोटॉन एग्जिस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन आर वेरी स्ट्रॉन्गली डी शील्डेड वाइल दोज नियर कार्बन, मतलब कार्बन के पास तो वो बहुत ज़्यादा शील्डेड होगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास आने पर उस पर डी शील्डिंग हो जाएगी। वाई, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से हमें यहाँ पर डी शील्डिंग देखने को मिल रही है और वहाँ पर हमें शील्डिंग देखने को मिल रही है। अब सिंपल से बच्चों इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट जो है हमारा, जो अभी अपने डिस्कस किया था, उसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे 3 Cl ग्रुप हैं, तो हमें पीक देखने को मिल रही है 7.24 के अराउंड। वहीं पर हमें एक क्लोरीन हटा दें तो हमें 5.28 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं पर एक Cl के लिए 3 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, जबकि हमें सिंपल मेथिलीन की बात करें, मेथेन की बात करें तो हमें 0.9 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि जैसे जैसे आप जो भी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो कैसे कैसे वो अप डाउन फील्ड में जाके एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटेनॉन का देखिए कि यहाँ पे भी 3 तरह के केमिकल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ देखिए आइसोप्रोपाइल मिथाइल की ईथर की हम बात करें तो यहाँ पर हमें भी 3 तरह की पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर हम सिंपल ग्रुप्स की बात करें तो यदि हम टर्शरी ग्रुप की बात करें तो टर्शरी के लिए हमें सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी डाउनफील्ड में पीक मिलेगी। सेकेंडरी के लिए उससे कम मिलेगी और CH3 के लिए हमें सबसे कम यानी अपफील्ड में पीक देखने को मिलती है। उसी तरह से यदि हम डेल की वैल्यू देखें तो F यदि जुड़ा हुआ है तो हमें सबसे ज़्यादा डेल की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें डाउनफील्ड में पीक मिलेगी। ऑक्सीजन की उससे कम मिलेगी और नाइट्रोजन यदि जुड़ा है तो उससे कम हमें वैल्यू देखने को मिलती है डेल की। इसी तरह से यदि हम बेंजीन सिस्टम की, एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो हमें देखिए यहाँ पर 5.3 ppm के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम इथिलीन ग्रुप की बात करें तो हमें 4.7 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम एल्केन की बात करें तो बच्चों ये एब्जॉर्प्शन जो है हमें अपफील्ड में देखने को मिलेगा। इसी तरह से बच्चों यदि हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो आप साइक्लोहेक्सेन को यहाँ पर देखिए 5.57 के अराउंड हमें पीक ppm के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि हमें साइक्लिक कंपाउंड के अंदर एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि आपको जो यहाँ पर क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया है तो आपको एक प्रोटॉन के लिए 6.37 डेल के अराउंड पीक मिल रही है, वहीं पर दूसरे प्रोटॉन के लिए आपको 4.65 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों आप नीचे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड है, एक 5.3 के अराउंड पीक मिल रही है, एक 4.9 के अराउंड पीक मिल रही है। वहीं यदि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाता है तो हमें 6.6 के अराउंड पीक देखने को मिलती है, वहीं 4.9 के अराउंड भी पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक स्पेक्ट्रा लिया है आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट को। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बताऊंगी। आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे A, B और C केमिकल एनवायरनमेंट देखिए डिफरेंट है। तो फर्स्ट पीक जो नाइट्रोजन के आपके अराउंड पीक देखने को मिल रही है 8.22 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, वहीं पर आपको दूसरी पीक 7.848 के अराउंड देखने को मिल रही है। और यदि हम पैरा पोजिशन की बात करें तो 7.61 के अराउंड हमें
पीक देखने को मिलती है। बच्चों यहाँ पर आपको इस तीनों पीक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आप नीचे पूरा रेजोनेंस टेबल आप स्ट्रक्चर को देखिए किस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, और हमें यहाँ पर उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब इसी तरह से बच्चों साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो आप यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल लिया है शील्डिंग और डी शील्डिंग को समझने के लिए। आप एसिटिलीन को अभी अपन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको अभी एनआइसोटॉपिक इफेक्ट के अंदर कि कैसे इसमें शील्डिंग और डी शील्डिंग हो रही है। तो फर्स्ट आप देखिए इस प्रोटोन के लिए 5.57 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर एरोडेमेटिक सिस्टम की बात करें तो यही पीक हमें 7.37 के अराउंड मिलती है, लेकिन यदि हम एसिटाइलिन की बात करें तो 2.9 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम साइक्लिक कंपाउंड के अराउंड यदि एक CH3 ग्रुप बाहर जुड़ा हुआ है और एरोमेटिक सिस्टम के बाहर जुड़ा हुआ है तो दोनों की पीक में भी वेरिएशन देखिए कि यहाँ पर आपको 2.32 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, वहीं पर ये 1.68 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। यहाँ पर डी शील्डिंग हो रही है, और यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे डी शील्डिंग हो रही है, यहाँ पर शील्डिंग हो रही है। अब बच्चों बात आती है वान डेर वाल्स डी शील्डिंग की। अब इन ओवरक्राउडेड मॉलिक्यूल से मतलब ये है कि हमारा कोई भी सिस्टम है उसमें यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो स्टेरिक हिंड्रेंस उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर होती है, तो उसकी वजह से हमारी शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी, वो होता है हमारा वान डेर वाल्स डी शील्डिंग इफेक्ट। अब इसको समझिए, इन ओवरक्राउडेड मॉलिक्यूल इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्रोटोन में बी ऑक्यूपाई स्टेरिकली हिंड्रेंस पोजिशंस। क्लियरली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ बल्की ग्रुप विल टेंड टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द प्रोटोन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कि आपका जो प्रोटोन है उसके सराउंडेड यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, दस सच ए प्रोटोन विल बी डी शील्डेड। इस वजह से आपका प्रोटोन क्या होगा, डी शील्डेड हो गया। अब इसको यहाँ पर समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके जो ग्रुप है उसके सराउंडिंग आपका जो प्रोटोन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो एक ऐसे ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है जो कि एक बल्की ग्रुप है, उसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन की वजह से जो सर्कुलेशन की वजह से बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो क्या कर रहा है कि आपके प्रोटोन के जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी उसको अपोज कर रहा है। इस वजह से आपके यहाँ पर डी शील्डिंग देखने को मिलती है। अब थर्ड पॉइंट है आपका एनआइसोटॉपिक इफेक्ट। द डी शील्डिंग इफेक्ट ऑन प्रोटोन अटैच टू C डबल बॉन्ड C is higher than that can be accounted for by the inductive effect alone। बच्चों यहाँ पर यदि हम एनआइसोटॉपिक इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट हमें यहाँ पर एनआइसोटॉपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि हम एल्डिहाइडिक या एरोमेटिक प्रोटोन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डी शील्डेड होते हैं। एल्काइन प्रोटोन अपीयर, वहाँ पर हमें जनरली जो डेल वैल्यू है लो वैल्यू देखने को मिलती है। अब हम सिंपल सा एग्जांपल बच्चों लें इसको समझने के लिए। आप यहाँ पर देखिए, इस यहाँ से देखिए, इट इज़ सो ओरिएंटेड दैट द प्लेन ऑफ द डबल बॉन्ड इज राइट एंगल टू द अप्लाइड फील्ड। यानी कि यदि हम C डबल बॉन्ड C की बात करें तो बच्चों हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और हमारा जो C डबल बॉन्ड C जो पाई क्लाउड है वो उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे है। इंड्यूस सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ पैरामैग्नेटिक अराउंड कार्बन एटम। तो क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है, किसके अराउंड होती है, कार्बन एटम के, सॉरी डाईमैग्नेटिक होती है कार्बन एटम के अराउंड, लेकिन पैरामैग्नेटिक होती है आपके एल्कीन प्रोटोन के अराउंड। दस द प्रोटोन फील ग्रेटर फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा जो प्रोटोन है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा फील्ड को, स्ट्रेंथ को महसूस करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको कम करना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों यदि हम एल्काइन की बात करें, इन एल्काइन इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन अराउंड ट्रिपल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच ए वे दैट द प्रोटोन एक्सपीरियंस डाईमैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट when the axis of the alkyl group lie parallel to the direction of the applied field। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो पैरेलल हो गया है हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। द पाई इलेक्ट्रॉन आर इंड्यूस द सर्कुलेट अराउंड द एक्सिस इन सच अ वे दैट द इंड्यूस फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड। और इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन के कारण
जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज कर रहा है। दस प्रोटॉन फील्ड स्मॉलर फील्ड स्ट्रेंथ। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन है, जिसको हमने जितनी फील्ड दी है, जो स्ट्रेंथ दी है, उससे वो कम स्ट्रेंथ को महसूस करता है। यहाँ पे शील्डिंग हो गई है, और इस वजह से यदि हमें इसमें रेजोनेंस चाहिए या हमें पीक चाहिए तो हमें हमारी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बच्चों, यहाँ पर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। चूँकि ये पैरेलल है, तो अब आपकी जो डबल बोर्ड के सर्कुलेशन की वजह से जो फील्ड जनरेट हो रहा है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका जो प्रोटॉन है उसको जितनी हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाली थी उतनी महसूस न करके उससे कम महसूस करता है, और इसी वजह से हमें यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन है उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन मिलता है वो डाउन फील्ड में देखने को मिलता है। अब बच्चों बात आती है बेंजीन रिंग सिस्टम की। इन केस ऑफ बेंजीन ग्रुप of pi electron are delocalized cylindrically over the aromatic ring. These group of electron are induced or circulate in the presence of the applied field, producing ring current. Thus, induced current is diamagnetic in the center of the ring and it is paramagnetic outside of the ring. बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो बेंजीन सिस्टम है उसके ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड मिलता है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के सर्कुलेशन की वजह से एक रिंग करंट जनरेट होता है। और इस रिंग करंट के जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि आपके रिंग के बीच में, यानी रिंग के अंदर की तरफ, तो जो आपका जो अप्लाइड फील्ड है उसको तो वहाँ पर आपको डाईमैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वहाँ पर आपको अपोज मिलती है। लेकिन यदि हम प्रोटॉन बाहर की तरफ देखें तो वहाँ पर हमें जो आपका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वहाँ पर आपको पैरामैग्नेटिक देखने को मिलता है। अब इसको देखिए आप, दस द एरोमेटिक प्रोटॉन अराउंड द पेरिफ्री ऑफ द रिंग, यानी रिंग के अंदर की बात करें, एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द अप्लाइड फील्ड, यानी कि जो हमारी अप्लाइड फील्ड है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। सच प्रोटॉन आर शेड टू बी डी शील्डेड, और इस समय हम इन प्रोटॉन को कहेंगे कि वो डी शील्डेड है, एंड है स्मॉलर अप्लाइड फील्ड। और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो फील्ड स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी, डेल, जो अप्लाइड मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको कम करना पड़ेगा। विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम द रेजोनेंस, तब जाके हमारा एब्जॉर्प्शन मिलेगा। इट मे बी नोटेड दैट द प्रोटॉन held above and below the plane of the ring resonant at low del value in a molecule of toluene methylene proton resonant at 2.34 del, whereas the methyl group attached to the acyclic alkene appear 1.92। अब बच्चों, ये एरोमेटिक सिस्टम की वजह से, एरोमेटिक रिंग सिस्टम की वजह से यदि हम टॉलुइन के अंदर बात करें तो 2.34 के अराउंड हमें CH3 ग्रुप के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं पे यदि बात करें एल्कीन सिस्टम की तो हमें 1.92 के अराउंड देखने को मिलता है। और वो क्यों मिलता है? इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द ग्रेटर डी शील्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द रिंग करंट इन द एरोमेटिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू द डी शील्डिंग इन्फ्लुएंस कॉज बाय द कॉन्जुगेटेड एल्कीन ग्रुप, क्योंकि वो आपका जो एल्कीन ग्रुप है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो आपका बेंजीन रिंग है उसकी वजह से हमें यहाँ पर डी शील्डिंग देखने को मिल रही है। अब बच्चों, बात आती है यहाँ पर इसको समझने की कि जो आपका बेंजीन रिंग सिस्टम है, यदि हमको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डाईमैग्नेटिक हो रहा है सेंटर से, यहीं पैरामैग्नेटिक हो रहा है, और आपका जो एब्जॉर्प्शन है, आपके जो प्रोटॉन है वो आपको डाउनफील्ड में जाके एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। बच्चों, इसका एक और डायग्राम है जो मैं बाद में आपको समझाऊंगी कि कहाँ आपको पैरामैग्नेटिज्म है, कहाँ शील्डिंग है, कहाँ डी शील्डिंग है, ये आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट अ हाइड्रोजन एटम exhibiting property of hydrogen bonding in a compound absorb at low field in comparison to the one which does not। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका प्रोटॉन है, यदि उससे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास चले जाएंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। उस कंडीशन में क्या हुआ
कि जो आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आपके प्रोटॉन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जब प्रोटॉन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि वो कम हो जाएगी तो यहाँ पर हमें जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा वो अपफील्ड में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, द हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन being attached to a highly negative atom will have a smaller electron density around it। जो मैंने आपको बोला था वही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन जहाँ होगा वहाँ पर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जुड़ा हुआ है, इस वजह से उस पे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। बीइंग लेस शील्डेड, यानी कि इस कंडीशन में वो बहुत कम शील्डेड होगा। द field felt by such a proton will be more and hence resonance will occur downfield। और इस वजह से हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलता है वो डाउनफील्ड में देखने को मिलता है। डाउनफील्ड शिफ्टेड डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हमें डाउनफील्ड में एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ किस तरह की है। अब बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यदि हम बात करें एसिडिक की, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 0 से 10 की वैल्यू है, यहाँ पर डेल से हम ले रहे हैं तो हमें 10 से 9 के बीच में एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के लिए देखने को मिलता है। यदि हम एरोमेटिक या हेट्रो एरोमेटिक की बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड में तो हमें 9 से 6 के अराउंड पीक देखने को मिलेगी। उसी तरह से यदि हम ओलिफिनिक की बात करें तो हमें यहाँ देखिए 8 से कम और यहाँ 4.5 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं यदि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक्स की बात करें तो हमें 2 से 5 के बीच में पीक देखने को मिलती है। एसिटिलिक के लिए हमें 3 से 2 के बीच में पीक देखने को मिलती है। वही बीटा सब्स्टिट्यूटेड यदि हम एलिफेटिक की बात करें तो 1 और 2 के बीच में, और वहीं यदि हम एलिफेटिक एलाइलिक की बात करें तो 0 से 1 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। जो हमारी शिफ्टिंग है केमिकल शिफ्टिंग, वो आप उसका इस ग्राफ में देखिए वो किस तरह से आपको समझाई गई है। अब बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बात थी कि ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इफेक्ट होगा, तो उसकी किस तरह से पोजीशन होगी, क्योंकि जो आपका जो प्रोटॉन है वो आगे भी बहुत ज़्यादा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। यदि हम कीटो इनॉल फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि ये कीटो फॉर्म है, ये आपकी इनॉल, ये कीटो फॉर्म है आपकी, और ये इनोलिक फॉर्म है, यहाँ पे OH है। तो ये तो देखिए CH3, और ये आपको दोनों के दोनों जो बच्चों जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों, ये देखिए ये आपकी डायल की वैल्यू को देखिए, तो ये दोनों जो एब्जॉर्प्शन है वो आपको बच्चों अपफील्ड में देखने को मिल रहे हैं, बल्कि ये दोनों पीक्स आपको डाउनफील्ड में दिखने को मिल रही है। यदि हम B की बात करें, इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए 14.9 डेल के अराउंड हमें पीक, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड में जा रही है एब्जॉर्प्शन, तो 14.9 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। वहीं इस प्रोटॉन के लिए हमें 5.5 के अराउंड पीक देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरफ तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा एक तरफ कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी तरह से दूसरी तरफ यहाँ पर OH ग्रुप है, जो कि इसके केमिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। इस वजह से हमें यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग देखने को मिल रहा है। अब बच्चों हमने अभी बात करी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि इसमें किस तरह से एब्जॉर्प्शन, केमिकल शिफ्ट वगैरह मिलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है वो किस तरह का है। अ सब्सटेंस फ्री ऑफ प्रोटॉन शुड बी यूज अ सॉल्वेंट which does not give absorption of its own in NMR spectrum. Moreover, the solvent should be capable of dissolve at least 10% of substance under investigation। यानी कि बच्चों इन 2-3 लाइनों में आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है कि यदि हमें कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि उसमें प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हम बात करें प्रोटॉन NMR की, तो यदि उसमें प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो भी हमने सॉल्वेंट लिया है तो एटलीस्ट बच्चों वो कुछ अमाउंट तो हमारा जो हमने अननोन कंपाउंड सिंथेसाइज किया है उसको डिज़ोल्व कर सके। दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारा जो सॉल्वेंट है उससे किसी भी तरह की अभिक्रिया ना करे। यदि वो किसी भी तरह की रिएक्शन कर देगा तो हमें एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी तो हमें कोई और पीक देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है वो इनर्ट होना चाहिए, किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया हमारे जो अननोन कंपाउंड है या जिसका भी सैंपल का हमें NMR निकालना है उसके साथ किसी भी तरह की वो रासायनिक अभिक्रिया न करे। जनरली NMR के अंदर हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है,
और ड्यूटेरोक्लोरोफॉर्म, यहाँ पे आप देखिए क्लोरोफॉर्म की जगह हमने उसका आइसोटोप वाला क्लोरोफॉर्म लिया है, उसे यूज़ किया है। इसी तरह से हम हेक्साक्लोरो एसीटोन को यूज़ किया है। तो इन सब में बच्चों देखो हाइड्रोजन एब्सेंट है। डाई जनरली हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं बच्चों, मैंने भी पीएचडी करी है तो मैंने बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज किए थे जिनके एनएमआर लिए थे। तो जनरली हम जो लैब में यूज़ करते थे वो डीएमएसओ ही था, यानी कि डाई मिथाइल सल्फोक्साइड था, जो कि हाईली पोलर सॉल्वेंट था, और इसे हम एनएमआर में मैक्सिमम जो एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया जाता है वो इसी सॉल्वेंट के साथ लिया जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट यूज इन द टेक्निक आर, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइड द हाइड्रोजन एटम, मतलब उसमें किसी तरह का हाइड्रोजन एटम नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा कि वो आपका सैंपल कम से कम थोड़ा बहुत अमाउंट है उसका उसको इतना डिज़ोल्व होना चाहिए, क्योंकि यदि वो डिज़ोल्व नहीं होगा तो हमें पीक देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ऐसे सॉल्वेंट है जो यूज़ होते हैं, जैसे प्रीडीन है, बेंजीन है, डाइऑक्सेन है, एसीटोनाइट्राइल है, ट्राइक्लोरो एसीटोनाइट्राइल है, या डाईमिथाइल फॉर्माइड है, ये सब बच्चों एज ए सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। अब बच्चों अपन ने ऊपर बेंजीन रिंग सिस्टम की बात करी थी। एक आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ शील्डिंग हो रही है। इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि यहाँ पर बच्चों ये डी शील्डिंग एरिया है और यहाँ पे शील्डिंग एरिया है, यानी कि एट दिस पॉइंट द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एग्रीमेट द अप्लाइड फील्ड H0, द हाइड्रोजन विल रिक्वायर टू रिड्यूस द अप्लाइड फील्ड, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमें कम करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एथिलीन की बात करी थी, ये देखिए 90 डिग्री के एंगल पर है। इसी तरह से हम इस प्रोटोन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप ये देखिए कि जो सर्कुलेशन हो रहा है वो भी 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा है, और इस वजह से हमें पीक देखने को मिल रही है। और ये बच्चों ये जो मैंने आपको एल्काइन का समझाया था वो है कि किस तरह से ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और इस वजह से हमें जो पीक में देखने को मिल रही है वो जो डाउनफील्ड में देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्कीन हुआ या एरोमेटिक सिस्टम हुआ या आपका एसिटिलीन हुआ, उसमें जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में जाने की वजह से आपको अलग अलग जगह पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, और इसमें किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रभावित करता है, कैसे एनाइसोटॉपिक इफेक्ट की वजह से हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टर्न पे हम किस तरह से स्प्लिटिंग होती है और किस तरह से हमें स्पेक्ट्रा जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।